जय हिंद दोस्तों। आज की यह वीडियो हम सबके लिए काफी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमारे साथ है चिराग जैन सर, जो कि 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में सर आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बतौर ग्रामीण एसपी जो है तैनात हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सर के साथ जो हमारे कॉमन डाउट होते हैं बट इम्पोर्टेंट होते हैं यूपीएससी से रिलेटेड, उसको डिस्कस करेंगे और सर उसका आंसर करेंगे। तो आप भी ये वीडियो पूरा देखें ताकि अगर आपके मन में कोई डाउट है यूपीएससी से रिलेटेड तो वो दूर हो पाए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं और सर के साथ अपने इम्पोर्टेंट डाउट्स को जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सर आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा नाम चिराग जैन है। मैं भरतपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी शुरुआती जो स्कूलिंग है भरतपुर राजस्थान से की है। उसके बाद 11-12 मैंने कोटा से की। कोटा से तैयारी करने के बाद मैंने एनआईटी जयपुर से अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया। 2015 का मैं पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने एक साल कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू एक साल मैंने टाटा मोटर्स पुणे में 2015 से 2016 तक जॉब भी किया। उसके बाद जुलाई 2016 में मैंने जॉब छोड़कर फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। एक साल पुणे में रह के ही तैयारी की। मैं पुणे में काम भी करता था, तो वहीं पे रह के मैंने एक साल तैयारी की। फिर मैं प्रीलिम्स क्लियर करके मैं 17 में दिल्ली आ गया तैयारी के लिए, क्योंकि बताया जाता है कि दिल्ली सबसे अच्छा सेंटर है, वहाँ पे सारे सोर्सेस मिल जाते हैं। तो मैं 2017 से फिर दिल्ली रह रहा था और फिर मैंने दिल्ली से ही तैयारी की और मेरा तीसरे प्रयास में यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ। मेरी 160 रैंक आई थी सीएससी 2019 में और मुझे आईपीएस यूपी कैडर अलॉट किया गया। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। सर जब हम आपके ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो हमने देखा कि आपने 4 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम दिया और आपने चारों बार प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई भी किया। तो सर आपके पास कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी होगा जिसको आप फॉलो करते होंगे और उसके थ्रू आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर हो रहा होगा। तो सर आप कृपया हमें उसके साथ बताएं। देखिए, कोई ऐसी स्ट्रेटजी कोई यूनिक रामबाण जैसा नहीं है। ये 2-4 चीजें 5 चीजें जिनका मिश्रण है मेरी स्ट्रेटजी, और बहुत ही बेसिक्स है। 90% टॉपर्स की यही ऑलमोस्ट स्ट्रेटजी रहती है। देखिए, सबसे पहले जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो आप अपना आकलन करते हैं कि आप कितने पानी में हैं। जैसे मैं अगर अपना आकलन किया तो मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ही जीरो हूँ, तो मैंने इसलिए जीरो के स्तर से तैयारी करना शुरू किया। मैंने सबसे पहले 6 से 10 तक की एनसीईआरटीज पढ़ी। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी पूरी तरह साथ में चल रही थी, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस को आप स्टार्टिंग में अलग नहीं कर सकते। सारी चीजें कंटेंट सेम है, केवल थोड़ा जब एग्जाम पास आने लगता है प्रीलिम्स का तब थोड़ा स्ट्रेटजी में डिफरेंस आता है। इसके अलावा पूरी स्ट्रेटजी सेम रहती है। तो मैंने 6 to 10 तक की एनसीईआरटी शुरू करी। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मैंने 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ी। फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स जो सभी टॉपर ने बताई थी, मैंने 8-10 टॉपर की स्ट्रेटजी पूरी कंबाइन करके जो लिस्ट थी, बुक लिस्ट, वो मैंने कंबाइन की और मैंने अपनी बुक लिस्ट फाइनल करके, जो मैं आपको साथ भी शेयर कर दूंगा, वो बुक लिस्ट फाइनल करके फिर मैंने बुक पढ़ना शुरू किया। तो मेरी फर्स्ट रीडिंग होने के बाद मैंने फिर शुरू किया कि नोट्स बनाना शुरू किया, रिवीजन करना शुरू किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो मेरी स्ट्रेटजी में कुछ ऐसा नहीं है कि जो अलग हो बहुत, बस ये है कि जो बैक टू द बेसिक्स बोलते हैं कि बेसिक्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए। मेरी बेसिक्स पे कमांड काफी अच्छी थी, जिसके कारण मेरे चारों अटेम्प्ट के चारों प्रीलिम्स अच्छे नंबर से क्वालिफाई हुए। 3 बार मैंने फॉरेस्ट का प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया। तो इससे बता सकते हैं, मुझे ऐसा विश्वास है कि आप अगर बेसिक बुक्स पे, फाउंडेशनल पे इतना स्ट्रॉन्ग मजबूत अगर पकड़ रख लेंगे तो आपको कभी प्रीलिम्स में दिक्कत नहीं होगी। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ा है, तो सर आपके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बुक्स का क्या रोल होता है यूपीएससी जर्नी में? जी, मैं आपको बता रहा था, जैसे मैंने 11-12 किया है पीसीएम से और फिर मैंने इंजीनियरिंग की है, तो मेरे 6-7 और फिर मैंने 1 साल जॉब भी की है। तो मेरे 7 साल के करियर, मतलब मेरे लाइफ स्पैन में मैंने ह्यूमैनिटी से मेरा बिल्कुल टच हट गया। तो इसके कारण मुझे बहुत सारी बेसिक्स चीजें हैं
जो बेसिक्स एक आदमी को पता होती है स्कूलिंग के बाद, वो भी नहीं पता थी, वो भी याद नहीं थी, क्लियर नहीं थी। तो मैंने इसलिए 6 to 10 तक की एनसीईआरटी शुरू की। तो मेरी यही सलाह रहेगी, जो आदमी बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं जान रहा है, उसके साथ उसको 6 to 10 तक की एनसीईआरटी बहुत जरूरी है पढ़ना। उससे बेसिक्स बहुत क्लियर होते हैं, आपकी पकड़ आती है फाउंडेशन पे। अगर किसी को लगता है, जैसे कुछ स्टूडेंट हैं जो आर्ट से हैं 11th 12th में, फिर बीए भी किए हैं, इवन एमए भी किए हैं, तो वो लोगों के लिए बेसिक बुक्स 6 to 10 तक एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो एडवांस पे डायरेक्टली मूव कर सकते हैं और वहीं से फिर प्रैक्टिस और रिवीजन जो चीजें होती हैं वो कर सकते हैं। जी सर। सर, आपके अकॉर्डिंग सर, यूपीएससी के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं सर, उनका क्या रोल है यूपीएससी जर्नी में? क्या हमें यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है उन्हें ज्वाइन करना नेसेसरी होता है कि हम सेल्फ से भी इसको कर सकते हैं? देखिए, फिर से मेरा वही है कि ना, आप अपना आकलन करेंगे कि मेरा कितना बेसिक्स पे पकड़ है, कितना मेरे को ऑलरेडी आता है, कितना मैं जानता हूँ। जैसे मेरे साथ जैसे बहुत बेसिक्स भी मेरे क्लियर नहीं थे, तो मुझे लगा कि एक कोचिंग ज्वाइन करने से वो थोड़ा जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। आप देखिए, आर्ट्स में कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत रॉकेट साइंस हो के आप इसको पढ़ेंगे और समझ में नहीं आएगा। सब चीजें पढ़ के समझ में आ सकती हैं, पर थोड़ा टाइम लेती हैं। टीचर वही मदद कर देता है, मेंटर, इसीलिए मेंटर बोलते हैं, मेंटर का बड़ा रोल है। मेंटर आपको चीजें बहुत सिंप्लीफाइड वे में बता देता है, तो बहुत सारी चीजें आपको जल्दी समझ में आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमी है, हमारी ज्योग्राफी है, ये सब थोड़ी सी टेक्निकल है, तो इनको अगर कोई मेंटर समझा देगा, टीचर समझा देगा, नॉर्मली कोचिंग इंस्टीट्यूट में अच्छे टीचर होते हैं, तो वो अगर समझा देंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आप खुद पढ़ेंगे, यूट्यूब की वीडियोस देखेंगे, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बस यही डिफरेंस है। जी सर। सर यूपीएससी का सर जो पीवाईक्यू होता है और सर जो टेस्ट सीरीज होते हैं सर, उनका क्या रोल होता है यूपीएससी जर्नी में? सर, उनके थ्रू हमें कुछ मदद मिलती है या फिर उनके थ्रू हमें कुछ गाइडेंस मिलता है? सर, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज और ये अपनी मॉक टेस्ट कोचिंग्स के, क्योंकि इनके बिना ये तो हर टॉपर को भी यूज करने पड़ते हैं। इवन जो एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू से बहुत मदद इसलिए मिलती है कि आपको आइडिया लगता है कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, किस तरह की क्वेश्चन वो अभी पूछ रहा है और किस पैटर्न पे चल रहा है, कितनी डेप्थ में हमको पढ़ना है। तो बहुत सारी मदद हमको मिलती है। जब हम इवन नॉर्मल बुक्स भी पढ़ते हैं, तो बुक्स पढ़ते टाइम कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछली बार आए थे, ये कैसे पूछा गया, तो उससे थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेमिंग में भी मदद मिलती है। तो इसलिए जरूरी है कि आप पीवाईक्यूज पे ध्यान दें। और फिर मॉक टेस्ट का तो ऐसा है कि मॉक टेस्ट तो आपको स्टार्टिंग की प्रिपरेशन से लेकर लास्ट तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपको करना है। इंटरव्यू आएगा तो मॉक इंटरव्यू देना है, फिर मेंस आएगा तो मॉक टेस्ट देना है, फिर प्रीलिम्स है तो फिर मॉक टेस्ट देना है। तो मॉक टेस्ट से तो बहुत आकलन ये लगता है कि आपकी प्रिपरेशन कितने स्तर पर चल रही है। मैं जब भी मॉक टेस्ट होता था तो मॉक टेस्ट लाके पढ़ नहीं देता था, उसको फिर एनालाइज करता था कि किस टॉपिक में मेरी कमांड है, किस टॉपिक में मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ, किस टॉपिक में मुझे प्रिपरेशन करने की ज्यादा जरूरत है, किसमें मुझे टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। रिव्यू करें अपनी मॉक टेस्ट करके, और छोड़ने से मतलब नहीं है। जी। ठीक है, ये रिव्यू करने से मतलब है। जी सर, उसको रिव्यू करने से हमें पता चले क्या चीजें हमसे मिस हो रही हैं, क्या हमें पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल किस पे हमें काम करना है। जी सर। सर, एक चीज हमें आप ये बताइए सर, जब हम यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं तो हम फाइनली ट्रेनिंग के लिए जाते हैं सर, वहां पर सर किस तरीके का रूटीन होता है? देखिए, ट्रेनिंग जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो पहले एक फाउंडेशन ट्रेनिंग होती है 3 महीने की, जो सभी सर्विसेज के लिए कॉमन होती है मसूरी में। तो आप सुने भी होंगे लवासना। तो लवासना में सबकी फाउंडेशन कोर्स होती है, कॉमन होती है। फाउंडेशन कोर्स करने के बाद सब अपनी अपनी रेस्पेक्टिव अकेडमी मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, आईएएस की अकेडमी लवासना ही है तो वो वहीं रहते हैं। आईपीएस हैदराबाद चले जाते हैं। उसके बाद जो आईआरएस होते हैं अपनी एनडीटी अकेडमी चले जाते हैं। तो सभी अपनी सबकी अपनी अकेडमी बनी है सारी सर्विसेज की, तो वो अपनी रेस्पेक्टिव अकेडमी में चले जाते हैं। हम लोग लवासना के बाद सीधे हैदराबाद आ जाते हैं। हैदराबाद में रूटीन सुबह 5:30 बजे शुरू होता है और शाम को 6:30 बजे तक चलता है। उसमें सुबह मॉर्निंग पीटी से लेके, फिर उसके बाद मॉर्निंग क्लासेस, फिर आफ्टरनून में परेड, फायरिंग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, ये सारी प्रैक्टिस होने के बाद फिर स्पोर्ट्स करके ऐसी चीजें होती हैं। उसके बाद कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जंगल मॉड्यूल, साइबर मॉड्यूल, बहुत सारे तरह के मॉड्यूल होते हैं, अटैचमेंट्स होते हैं। इस तरह से हमारी पूरी ट्रेनिंग चलती है। लगभग 11 मंथ का फेज 1 ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। उसके बाद हमको डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है, जो हमारे कैडर्स होते हैं। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग बनाई जाती है, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड होता है एसएचओ का। उसमें 3 महीने आपको इंडिपेंडेंट थाने का चार्ज दिया जाता है। थाने का चार्ज में आप थाने में किस तरह से काम होते हैं, किस तरह से
काम करवाए जाते हैं, ये आपको पता चल जाए। उसकी पूरी जो रेगुलेशंस है वो पता चलती है, नियम कायदे आप सीखते हैं उधर। उसके बाद आप फिर से थाने की ट्रेनिंग करने के बाद आप फिर से एनपीए जाते हैं फेज 2 ट्रेनिंग के लिए। बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग होती है वो 2 महीने की, उसमें आपको केवल फीडबैक दिया जाता है कि आपने क्या क्या सीखा और उसमें किस तरह से रिफाइनमेंट करके इंप्रूवमेंट किया सकता है। फेज 2 ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फिर हम लोग वापस अपने कैडर्स में आ जाते हैं और हमारी पहली पोस्टिंग होती है। सर जैसा कि कई सारे लोग बोलते हैं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप एक अच्छा व्यक्तित्व आपके अंदर डेवलप हो जाता है, तो सर आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं, मतलब ये किस तरीके से होता है? बिल्कुल, ये एकदम सही बात है, क्योंकि देखिए जब हम यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं तो हमको समझाया जाता है कि हमको एक मध्यम मार्ग के वो चलना है। मध्यम मार्ग में चलने से आपको दोनों पहलुओं के बारे में समझना होता है। इसका हर किसी का आप देख लीजिए, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, हर चीज का नेगेटिव भी होंगे पॉजिटिव भी होंगे। कोई ऐसा चीज नहीं है मना जिसका हर पॉजिटिव हो और किसी का कोई नेगेटिव हो। तो हम दोनों पहलुओं को सीखना सीखते हैं, मतलब जानना सीखते हैं। अगर हम दोनों पहलुओं को जान लेंगे तो हमको समझ में आता है कि हमको किस तरह से डिसीजन लेना है मध्यम मार्ग की तरफ। तो ये लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग लाइफ में जब आगे इवन सर्विस में रहेंगे नहीं रहेंगे, लाइफ में कई बार ऐसे डिसीजन आते हैं जो हमको लेने होते हैं। तो अगर हम दोनों पहलुओं को समझें, सारे पॉजिटिव नेगेटिव सीखें, तो बहुत मदद मिल जाती है हमको कि हमको किस तरह डिसीजन लेना है। तो इसलिए यूपीएससी हमको ये सिखाती है कि मध्यम मार्ग पे चलना, सभी पहलुओं को समझना, सभी चीजों को समझ के फिर डिसीजन लेना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन से ये सब चीजें सीखें। जी सर। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने बीटेक किया हुआ था मैकेनिकल में, सर उसके बाद आपने आपने जॉब भी किया 1 साल, उसके बाद आपने जॉब छोड़ दिया। जी। तो सर ये बताइए सर उसके बाद आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े सर यूपीएससी तैयारी के दौरान? मतलब कि आप बीटेक के स्टूडेंट थे, उसके बाद आपने ह्यूमैनिटीज को पढ़ना होगा आपको, तो सर उसके बीच में आपको क्या सर चैलेंजेस फेस करने पड़े? देखिए सबके अपने अपने चैलेंजेस हो सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल चैलेंजेस एक बहुत बड़ा आता है, आपको तैयारी करना है, आपके पास कोई सोर्स नहीं है और आपका खर्चा बहुत हो रहा है, तो आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एक तो आएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगा तो आप उस तरह से भी बहुत परेशान रहेंगे। दूसरा, इसमें सबसे ज्यादा मोटिवेशन का इशू आता है। ये मोटिवेशन, क्योंकि इस एग्जाम में कई पड़ाव ऐसे आते हैं जब आपको मतलब हो सकता है कि आपके एग्जाम में मार्क्स ही ना आए, आपको ऐसा लगे कि यार कंप्यूटर मेरा इतना आगे चल रहा है, वो इतने घंटे पढ़ रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं। तो कई बार मोटिवेशन लैग कर जाता है, तो वो आपकी ड्रेन होने लगती है एनर्जी, तो आपको लगता है कि यार मैं कैसे करूंगा। तो इस तरह के एक डिफिकल्ट फेजेस आते हैं इसमें। तो उसके लिए हमको बहुत जरूरी है कि कोई ना कोई मेंटर या कोई ना कोई आपको हिम्मत देने वाला हो, और अगर कोई नहीं हो तो फिर इंटरनल आपकी हिम्मत होनी चाहिए। ये हो सकता है कि आप 2-3 दिन का गैप ले लें, पर इतना ना डिमोटिवेट हो जाए कि आप महीने भर तक कोई पढ़ाई ना कर पाए, परेशान हो जाए और गंदी आदतों में लग जाए। तो वो बहुत जरूरी है इस एग्जाम में अगर क्लियर करना। एग्जाम रेगुलरिटी काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत बिल्कुल। जी सर। आपके अकॉर्डिंग सर पेरेंट्स का क्या रोल होता है हमारी तैयारी के दौरान? वही बहुत ज्यादा रोल है। जैसे मैं जो बता रहा था अभी, मेंटर और मोटिवेटर, ये अगर आपके पेरेंट्स हो गए तब तो फिर बल्ले बल्ले है एक तरह से। अगर पेरेंट्स ही आपके मोटिवेटर हो गए, फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले हो गए, आपके लिए मेंटर की तरह काम कर रहे हैं, तो फिर आपको हो सकता है इस एग्जाम में कोई ना रुक पाए। तो फिर आपको होना ही क्लियर होना आपका सुनिश्चित है। मतलब हो सकता है टाइम लग जाए, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट, पर एक होना बहुत जरूरी है। वो लोग फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करते हैं, इमोशनली सपोर्ट करते हैं। अगर आपको किसी दिन लग रहा है कि यार मेरे से मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो रहा है, तो पेरेंट्स आपको समझाते हैं कि नहीं यार तुम लगो, तुम मेहनत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, होगा तुम्हारा जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, तुमने सब कुछ किया है, इसके लिए सब कुछ दिया है, तो क्यों नहीं होगा। तो बहुत अच्छे मोटिवेटर की तरह। तो जैसा कि सर ने बताया कि जो पेरेंट्स का रोल होता है हमारी तैयारी में वो काफी इम्पोर्टेंट होता है। अगर पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं तो हम अपने जो प्रिपरेशन है उसमें हम डेफिनेटली जो सिलेक्शन पा सकते हैं। अगर पेरेंट्स का सपोर्ट रहा तो, अगर पेरेंट्स हमारे मेंटर बन जाते हैं तो हमें और भी ज्यादा हेल्प मिलती है। तो इसलिए पेरेंट्स को अपने बच्चों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए कि वो अपनी तैयारी के दौरान मतलब उन्हें बोले कि हाँ तुम कर सकते हो, तुमसे हो सकता है। तो ये चीजें अगर होती है तो काफी अच्छी बात है। तो सर जैसा कि आज संडे का दिन और इसके बाद बाकी ऑफिस बंद रहते हैं, और जब पुलिस का काम है सर हफ्ते के 7 दिन चलता रहता है, 24/7 का वर्क होता है। तो सर आप लोग, अब मैं देख हुए आता कि आप लगातार काम भी कर रहे हैं, तो सर ये किस तरीके से आप मैनेज करते हैं, मतलब कि संडे के दिन भी काम करना होता है आपको? देखिए पुलिस की जॉब इसी तरह बहुत टफ है, पर्सनल लाइफ बहुत हैम्पर होती है इसमें, क्योंकि आप क्रिमिनल के साथ हमको डील करना है। क्रिमिनल का ऐसा नहीं है कि वो संडे को घर बैठेगा, संडे को वो और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए हमको 24/7 अपन को टो पे रहना पड़ता है, कभी भी हो सकता है।
पर अगर हमारी प्रोफेशनल लाइफ बहुत एफिशिएंट है, हम लोग एफिशिएंटली रेगुलेट कर रहे हैं, तो हम लोग फिर उसमें फिर टाइम निकाल लेते हैं। हम अगर अपने सबऑर्डिनेट्स को सही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सही टाइम पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और काम सही से करवा रहे हैं, तो बहुत समस्या नहीं आती है। हो सकता है हमको संडे को टाइम ना मिले, लेकिन हम लोग वीक डेज में उनमें हम लोग अपना टाइम निकाल के कभी कभी निकाल के परिवार को देते हैं और अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए देते हैं। कोशिश ये करते हैं कि क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, तो कोशिश ये करते हैं कि सुबह के टाइम परिवार को दे दिया जाए, अपनी पर्सनल हेल्थ को दे दिया जाए, जिम या फिर रनिंग कर ली जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये काम कर लेते हैं। रात में थोड़ी सी गश्त हमको करनी पड़ती है, इसलिए रात में थोड़ा लेट हो जाता है ऑफिस आवर्स, पर हम लोग कोशिश करते हैं कि वीक डेज में इसको कंपनसेट कर लें। जी सर, आपका इस 2022 का केस में देख रहा था जिसमें आपने एक माइनर किडनैपिंग का केस सॉल्व किया, और सर काफी फिल्मी स्टाइल में सर आपने फेसबुक पे एक आईडी बनाया, उसके बाद आपने क्रिमिनल को पकड़ा, तो सर आप इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, बहुत ही फेमस हुआ था ये केस, मतलब एक हनी ट्रैप का केस था जिसमें नॉर्मली पुलिस नहीं करती है, पर केस सॉल्व करना था तो ऐसा करना पड़ा। उसमें केस एक्चुअली ये था कि एक किडनैप हुई थी लड़की, उसको पकड़ना था हमको। तो उसमें हमने क्या किया, मैंने मतलब एक सूचना ये मिली कि एक लड़की को लड़का ले गया है और किसी तरह का कोई कनेक्शन है नहीं, कोई मतलब सबूत नहीं मिल रहा था कहाँ पे है कहाँ नहीं। अब हुआ कि कुछ टाइम बाद उस लड़के ने उस लड़की के साथ एक फोटो फेसबुक पे डाली और थोड़ी सी ऑब्सीन फोटो थी। तो इससे परिवार वालों को बड़ा परेशानी हुई कि यार हमारे लड़के को ले भी गया, लड़की को ले भी गया और फिर ऐसी तरह की फोटो डाल रहा है, समाज में बदनाम। तो बहुत बड़ी समस्या मतलब उनके परिवार में गांव में हो गई। तो वो लोग फिर आए कि सर हमारी लड़की ले चल भी गया है, और फिर उसके बाद फेसबुक पे इस तरह के कमेंट और इस तरह की पोस्ट कर रहा है। तो तब मैं एक्टिव हो गया, एक फेसबुक की फेक आईडी लड़की की बनाई और उस लड़की की दिखाई थी, उसी को उस फेसबुक वाली लिंक पे जिसने उसने पोस्ट डाला था उस लड़की का, उसी मैसेज किया, हाय हेलो किया, लड़की की आवाज में बात भी की, रिकॉर्डिंग भी भेजी उसको। तो वो उस जाल में फंस गया। हमने बहुत सारे दिन तक बात की, 3-4 दिन तक बात करने के बाद तब उससे नंबर मांगा। मोबाइल नंबर जैसे ही मिला उसका, वैसे ही लोकेशन लिया, उसका पूरा डिटेल निकाला और उसको फिर मुंबई से दबोच किया। अब एक कमेंट आया था मेरे पास कि सर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनके पास करंट अफेयर के लिए काफी ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो इंग्लिश में आते हैं सर, जो अच्छे न्यूज़पेपर्स होते हैं। तो सर जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं सर, उनको करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना चाहिए? हिंदी मीडियम वालों के लिए देखिए, अब मुझे लगता है कि अब तो ज्यादातर, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी बढ़ रहे हैं और ज्यादातर कोचिंग्स अपना मटेरियल हिंदी में भी अवेलेबल करा रहे हैं। मैंने तो देखा है कि अब तो हिंदी के मीडियम के 3-4 कोचिंग्स हैं जो अवेलेबल करा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो अब और अच्छी कोचिंग भी अवेलेबल करा रही है, सारी जो बिगर कोचिंग जिनको बोला जाता है सो कॉल्ड, तो वो भी अब अवेलेबल अपने रिसोर्सेज करा रहे हैं। थोड़ा सा डिफिकल्टी इसमें आता है कि जो एक्स्ट्रा सोर्सेज हैं और जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं जो नॉर्मली इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा मेहनत हिंदी मीडियम वालों को करनी पड़ती है अपने सोर्सेज खुद बनाने के लिए। इंग्लिश मीडियम में वो ये है कि आपको पका मिल जाता है उनसे थ्रू, थोड़ा सा दिक्कत आती है। लेकिन पर जो करंट अफेयर्स की आप बात बोल रहे हैं, करंट अफेयर्स तो मुझे लग रहा है कि सारे कोचिंग्स जो इम्पोर्टेंट कोचिंग्स हैं वो सारी हिंदी मीडियम में भी अपने करंट अफेयर्स अब जारी कर रहे हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि जो करंट अफेयर के लिए हमें जो रिसोर्स होता है वो डिफरेंट जो अच्छी कोचिंग्स हैं उनकी मैगजीन्स आती है मंथली, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उसके थ्रू अपना करंट अफेयर आप जो है कवर कर सकते हैं। तो सर एक चीज और सर हमें आप बताइए कि सर हम लोग को लगभग सुनने को मिलता है कि एज ए अफसर सर हमें मेनी कंप्रोमाइज करने होते हैं, जैसे कुछ जो है पॉलिटिकल लीडर्स के साथ सर कंप्रोमाइज करना होता है, उनका कुछ काम होता है वैसा करना। तो सर आप इसके बारे में क्या सच में ऐसा होता है कि केवल ये सुनने में आता है? देखिए, इसके दोनों पहलू हैं। ये पर्सनली डिपेंड करता है ऑफिसर्स के ऊपर वो किस तरह के डिसीजन लेना चाहते हैं। दोनों तरह के ऑफिसर्स हैं, कुछ ऑफिसर हैं जो लैक ऑफ इंटीग्रिटी वाले हैं, कुछ इंटीग्रिटी वाले हैं। इसमें साफ है कि अगर आपको अपने पर्सनल फेवर्स चाहिए, मुझे ये पर्टिकुलर पोस्टिंग चाहिए, यहाँ पर्टिकुलरली यहाँ पे मुझे जाना है, इस काम करना है,
तो फिर आपको फेवर्स भी करने पड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको ही पोस्ट करेंगे तो आपको उनके भी काम करने पड़ेंगे। फिर अगर आप ऐसे हैं कि मुझे आप कहीं भी भेज दीजिए, मुझे जो काम करवाना करवाइए, जिस भी पोस्ट पे करवाना करवाइए, सो कॉल्ड लेस इंपॉर्टेंट पोस्ट पे भी आप रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर आप उनके काम नहीं करेंगे, हो सकता है वो आपको ट्रांसफर कर दे, नहीं कर सकते हैं तो वो बस, तो ये आपके ऊपर है, पर्सनल ये कॉल है। जी सर एक चीज और सर आप हमें बताइए कि सर अगर हमें यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो सर आपका एक सर रूल है सर यूपीएससी पीएनआर, तो सर आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए वो जैसे हम निमोनिक्स याद करने के लिए बनाते हैं, यूपीएससी में मैंने भी स्ट्रेटजी के लिए एक निमोनिक्स बना रखा है। वही चीजें हैं जो मैं नॉर्मली बताता हूँ। यूपीएससी पीएनआर का फुल फॉर्म इसी तरह है कि प्रीवियस पेपर है, सिलेबस है, कॉपीज ऑफ टॉपर्स है, प्रैक्टिस, नोट्स एंड रिवीजन। यही एलिमेंट है जो नॉर्मली प्रिपरेशन में चाहिए होते हैं। प्रीवियस पेपर आपको पढ़ने होते हैं, सिलेबस आपको यूपीएससी का मेंस का मेनली देखना होता है। कॉपीज ऑफ टॉपर्स में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कई सारी चीजें समझ में आ जाती हैं टॉपर्स कॉपी देख के आपको वेबसाइट से, कि हाँ इसमें किस तरह से टॉपर ने आंसर लिखा था, किस तरह से प्रेजेंट किया था, क्या कंटेंट डाला था, कहाँ डायग्राम डाला था, कहाँ डाटा डाला था, तो ये सब चीजें आपको दिख जाती हैं। दूसरी बात, आप उससे एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, अपने नोट्स में निकाल सकते हैं। और फिर प्रैक्टिस, नोट्स एंड रिवीजन की है ना, तो यही 3 एलिमेंट हैं जो सभी प्रिपरेशन का मूलभूत आधार है, कि प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना और नोट्स बनाना। इसी से आपको सर एक चीज हमें और देखने को मिलता है सर, जो आम जनमानस है सर वो पुलिस से काफी डरते हैं, तो सर ये डर कहाँ तक सर जरूरी है, और सर ये सर डरना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए पुलिस क्रिमिनल के साथ डील करती है और अपराध व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए होती है, तो उनको थोड़ा सा टाइट भी होना होगा, क्योंकि क्रिमिनल के साथ डील कर रहे हैं तो क्रिमिनल तो ऐसे है नहीं सही सीधे साधे लोग, वो अपने तरह से डील करते हैं, तो पुलिस को कई बार टाइट होना पड़ता है। और कम्युनिटी पुलिसिंग जब से हम लोगों ने बढ़ाई है, तब से एक कम्युनिटी का साथ भी हम लोग जोड़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पीस कमेटी मीटिंग करते हैं, वॉलंटियर्स के साथ मीटिंग करते हैं, तो एक सॉफ्ट एंगल भी दोनों है, तो दोनों एंगल बहुत जरूरी है पुलिस में। पुलिस बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं हो सकती, अदरवाइज अपराधी उसी तरह से हावी हो जाएंगे। इसी तरह बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं हो सकती, क्योंकि फिर लोग आना बंद हो जाएंगे पुलिस के साथ। तो इसलिए दोनों एंगल बहुत जरूरी है, और दोनों मिश्रण के साथ ही पुलिसिंग बेहतर हो सकती है। जिसने भी एक को हावी कर दिया है, उसकी पुलिसिंग बहुत खराब हो जाती है। सर एट लास्ट अगर आप अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं सर इस वीडियो में, तो सर प्लीज। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, वो है मोटिवेशन की बात। जनरली अगर आप ये सब स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो नॉर्मली हो जाता है, पर होता क्या है बीच बाच में आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, कभी नंबर नहीं आएंगे, कभी कोई इश्यू बन जाएगा, पर्सनल लाइफ का इश्यू होगा, या फिर फैमिली लाइफ का इश्यू हो सकता है, तो कभी कभी बीच में इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से मोटिवेशन बहुत डाउन हो जाता है। तो मेरा एक ये कहना है कि जब भी मोटिवेशन डाउन हो, तब आप 2 चीजें सोच सकते हैं। एक तो ये कि आपने किस कारण से स्टार्ट की थी प्रिपरेशन। अगर वो कारण अभी भी है कि मुझे अपने आप को प्रूव करना था, प्रूव करके दिखाना था, या फिर मुझे अच्छा काम सोसाइटी के लिए करना था, जिस भी कारण से करना था, वो क्या अभी भी कारण बना हुआ है? क्या आपको अभी भी किसी को प्रूव करना है या करके दिखाना है? तो आप 2-3 दिन हो सकता है आपके बेकार जाए, लेकिन फिर से आपको उसी मोड़ पे आना पड़ेगा और करना पड़ेगा। देखिए हम लोग 2 चीज बोलते हैं, एक तो आपको या तो पेन, 2 तरह की पेन है, डिसिप्लिनरी पेन। डिसिप्लिन जब आप ज्यादा रखेंगे, अभी आप 3-4 साल बहुत मेहनत करेंगे तो डिसिप्लिन रखेंगे, तो आपको सोशल लाइफ खराब होगी, पर्सनली आपको 17-18 घंटे पढ़ना है डेली, तो डिसिप्लिन का पेन है। एक रिग्रेट का पेन है, अगर अभी आपने मजे कर लिए, छोटे मोटे जो भी सोशल मीडिया चलाई, मजे किए, दोस्तों के साथ घूमे फिरे, मूवी देखी, तो वो जो लास्ट में आपको कभी कभी जब 30-40 साल के आप हो जाएंगे तो याद आएगा कि आपने उस टाइम प्रिपरेशन कर ली होती तो मैं कहीं और होता, कहीं और बनूंगा। तो वो रिग्रेट का पेन, रिग्रेट जो पेन है वो बहुत हैवी रहेगा, वो बहुत ज्यादा साल के रहेगा। ये 4-5 साल रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 साल वो रहेगा, लेकिन आगे के 30-35 साल। तो इसलिए आपको ये चूज करेंगे तो हमें आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो एस्पिरेंट आपको देख रहे होंगे उनका भी कुछ हेल्प हो पाया होगा, उनके जो डाउट्स हैं वो भी दूर हो पाए होंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग के मन में अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो कृपया आप कमेंट करें, ताकि हमें वो डाउट्स पता चल सके
और हम उसका आंसर कर सके। और साथ साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें भी ये कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय से आती रहती है। साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि जब हमारे चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।